नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम भारत और श्रीलंका के बीच एक काफ़ी पुराना और कहना चाहिए संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ये मछुआरों और समुद्री सीमा से जुड़ा विवाद। हाँ, ये दशकों से चला आ रहा है और काफी उलझा हुआ भी है। बिल्कुल। और हमारे पास इस पर कुछ काफ़ी डिटेल्ड विश्लेषण और नोट्स हैं कि इसकी जड़ें क्या हैं, असर क्या हो रहा है और हाँ, क्या हल हो सकते हैं इस पर भी। अच्छा। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस पूरे मामले की गहराई में उतरें, समझें कि इसमें जो मानवीय पहलू हैं और जो पर्यावरण से जुड़े पहलू हैं, और क्या कोई सहयोग का रास्ता है। ये जरूरी है समझना। क्योंकि असल चुनौती तो यही लगती है कि पाक जलडमरू मध्य जैसा नाजुक समुद्री इलाका है, वहां मछुआरों की रोजी रोटी भी है और समुद्र को बचाना भी है। कैसे होगा ये संतुलन? ये वाकई में बड़ा सवाल है। और हाँ, जब भी ये मुद्दा उठता है, कच्चातीवू द्वीप का जिक्र जरूर आता है। वो अक्सर सेंटर पॉइंट बन जाता है। बिल्कुल, उस पर काफी बहस होती है। तो चलिए फिर इसको परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जरा ये बताएं कि ये भौगोलिक रूप से कहाँ की बात हो रही है और कौन से समुदाय हैं जो इससे सीधे जुड़े हैं। हाँ, तो देखिए, ये जो विवाद है ये मुख्य रूप से पाक जल डमरू मध्य में है। अच्छा। ये भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के बीच का वो संकरा सा समुद्री रास्ता है ना। हाँ हाँ, जो पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। बिल्कुल। और इस सब के बीच में है तमिलनाडु और उत्तरी श्रीलंका के वो पारंपरिक मछुआरे, मतलब जो पीढ़ियों से सदियों से वहां मछली पकड़ते आए हैं, उन इलाकों को साझा करते आए हैं। उनकी तो पूरी जिंदगी ही वही है। हाँ, उनकी आजीविका पूरी तरह इसी समुद्र पर टिकी हुई है। और इसी में वो कच्चा थीवू वाला एंगल आता है। जी, कच्चा थीवू द्वीप का जो पहलू है वो भी काफी दिलचस्प है यहाँ। ये पाक जलडमरू मध्य में ही एक छोटा सा, मतलब सिर्फ कोई 250 एकड़ का वीरान सा द्वीप है। अच्छा, छोटा सा ही है। हाँ, और 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच एक समुद्री सीमा को लेकर समझौता हुआ था। हाँ, सुना है उसके बारे में। तो उस समझौते के तहत इस द्वीप पर श्रीलंका की संप्रभुता, यानी कि उनका मालिकाना हक, मान लिया गया। ओके। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है समझने की, और हमारे स्रोत भी ये साफ करते हैं। ये जो 1974 का समझौता था ना, हाँ हाँ, वो सिर्फ द्वीप की संप्रभुता तय करता है, मतलब द्वीप किसका है। जहां तक मछली पकड़ने के अधिकारों का सवाल है, फिशिंग राइट्स का, अच्छा, वो एक अलग मसला है। स्रोत ये बताते हैं कि ये अधिकार तो ऐतिहासिक रिवाजों पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून, जैसे 1982 का यूएन क्लॉज है। हाँ, लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन। जी, और दोनों देशों के बीच जो आपसी समझौते होते हैं उन पर निर्भर करते हैं। इन पर बात हो सकती है और होती भी रही है। ये संप्रभुता से सीधे नहीं जुड़े हैं। अच्छा, तो मतलब हक अलग है और मछली पकड़ने के अधिकार अलग चीज हैं। बिल्कुल। समझौते में भारतीय मछुआरों को कुछ सीमित अधिकार जरूर मिले थे, जैसे वो अपने जाल सुखाने के लिए द्वीप पर जा सकते हैं, या फिर सेंट एंथनी चर्च का जो सालाना जलसा होता है, वैसे धार्मिक मौकों पर जा सकते हैं। लेकिन मछली पकड़ने का जो व्यापक अधिकार है वो इस समझौते से तय नहीं होता। ये बात तो साफ हुई, द्वीप श्रीलंका का, पर मछली पकड़ने के अधिकार बातचीत से तय होंगे। हाँ, तो फिर असली झगड़ा क्यों है? मतलब कहाँ मामला पेचीदा हो जाता है? हाँ, देखिए, जो मुख्य टकराव है ना, वो कहाँ से शुरू होता है? वो तब होता है जब भारत के बड़े मशीनीकृत ट्रॉलर, मतलब वो बड़ी मछली पकड़ने वाली नावें, हाँ, जो बहुत बड़े जाल इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, जब वो श्रीलंकाई समुद्री सीमा के अंदर चले जाते हैं। और ये ट्रॉलर अक्सर बॉटम ट्रॉलिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। ये बॉटम ट्रॉलिंग क्या चीज है? इसमें क्या होता है कि भारी जाल समुद्र की तलहटी में, मतलब एकदम नीचे, घसीटे जाते हैं। तो रास्ते में जो कुछ भी आता है, मछली, दूसरे समुद्री जीव, पौधे, सब कुछ जाल में खिंच जाता है। अरे बाप रे, ये तो सब कुछ साफ कर देता होगा। हाँ, इसीलिए ये पर्यावरण के लिए बहुत विनाशकारी मानी जाती है। और इसी वजह से श्रीलंका ने 2017 में अपने समुद्री इलाके में इस पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी। अच्छा, उन्होंने बैन कर दिया इसे। जी हाँ, क्योंकि ये तरीका ना सिर्फ समुद्र के तल को रौंद डालता है, बल्कि मूंगे की चट्टानों को, मतलब कोरल रीफ्स को तबाह करता है, झींगे और दूसरी मछलियों के रहने की जगहें बर्बाद करता है, और मछली के भंडार को इतनी तेजी से खत्म करता है कि आगे चलकर मछलियां मिलनी ही बंद हो सकती हैं। तो ये तो सिर्फ सीमा का उल्लंघन नहीं, ये तो पर्यावरण का भी बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। और अगर इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें ना, तो ये सिर्फ सीमा या अवैध मछली पकड़ने का मामला नहीं रह जाता।
इसके असर बहुत गहरे हैं। जैसे? देशों के उन छोटे पारंपरिक मछुआरों को, जिन्हें हम कारीगर मछुआरे या आर्टिजनल फिशर्स कहते हैं। हाँ, जो छोटी नाव से काम करते हैं। जी, जो पारंपरिक तरीकों से छोटी नावों और जालों से मछली पकड़ते हैं। जब बड़े ट्रॉलर्स सारी मछलियां खींच लेते हैं या समुद्र तल को खराब कर देते हैं, तो इन बेचारों के जाल खाली रह जाते हैं। उनकी रोजी रोटी पर संकट आ जाता है। ये तो बहुत गंभीर बात है। और ये संघर्ष सिर्फ भारत श्रीलंका के बीच ही नहीं है। एक और बात है, तमिलनाडु के अंदर भी। कैसे? हाँ, वहाँ भी पारंपरिक मछुआरों और जो बड़े ट्रॉलर मालिक हैं उनके बीच तनाव रहता है। जाहिर है, संसाधन तो सीमित है ना, तो उनमें भी टकराव होता है। अच्छा, तो ये अंदरूनी मसला भी है, मतलब सिर्फ दो देशों का नहीं, समुदायों के बीच और भीतर भी संघर्ष है। बिल्कुल, और स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि कुछ बाहरी चीजें भी हैं जो इस समस्या को और बढ़ा रही हैं। बाहरी चीजें? जैसे कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। ओह हाँ, कैसे? देखिए, समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, कोरल ब्लीचिंग हो रही है, मतलब मूंगे मर रहे हैं। इन सब की वजह से मछलियों की उपलब्धता बदल रही है, उनके आने जाने के रास्ते बदल रहे हैं। तो जहां पहले मछलियां मिलती थीं, वहां कम हो गई हैं। इससे जो पहले से कम संसाधन थे, उन पर दबाव और बढ़ गया है और मछुआरों में मुकाबला और तेज हो गया है। यानी क्लाइमेट चेंज आग में घी का काम कर रहा है। कुछ हद तक, हाँ। और एक और चिंता की बात जो सामने आती है वह है खुले समुद्र का, हाई सीज का मुद्दा। वो क्या है? जब तट के पास मछलियां कम होती हैं, तो भारतीय मछुआरे अक्सर और दूर गहरे समुद्र में जाने लगते हैं। अच्छा। और कई बार वो अनजाने में या शायद जानबूझकर भी पड़ोसी देशों जैसे मालदीव के इलाके में पहुंच जाते हैं, या फिर डिएगो गार्सिया के पास जो ब्रिटिश नौसैनिक क्षेत्र है वहां चले जाते हैं। और फिर पकड़े जाते होंगे? बिल्कुल, फिर उन्हें सीमा उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इससे ये पूरा विवाद और भी ज्यादा उलझ जाता है। बाप रे, तो मतलब ये तो एक बहुत ही पेचीदा जाल बन गया है। लोगों की रोजी रोटी, पर्यावरण, देशों की सीमाएं, फिर अंदरूनी झगड़े और अब क्लाइमेट चेंज और हाई सीज, सब कुछ उलझ गया है। तो सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? मतलब इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने का कोई तरीका है? देखिए, तरीका तो है, लेकिन उसके लिए एक बहुत ही बैलेंस्ड, एक व्यापक नजरिए की जरूरत होगी। कोई एक जादुई हल नहीं है इसका। तो क्या हो सकता है? सबसे पहली प्राथमिकता तो होनी चाहिए आजीविका का संतुलन। मतलब जो पारंपरिक छोटे मछुआरे हैं, कारीगर मछुआरे, हाँ, जिनकी बात हम कर रहे थे जी, उन्हें तरजीह देनी होगी, क्योंकि वो टिकाऊ तरीकों से मछली पकड़ते हैं और उनकी निर्भरता समुद्र पर सबसे ज्यादा है। और साथ ही जो ये विनाशकारी बॉटम ट्रॉलिंग है, हाँ, उसे बंद करना होगा। उसे धीरे धीरे फेज आउट करना होगा। मतलब एकदम से नहीं, लेकिन चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की दिशा में पक्के कदम उठाने होंगे। ये सिर्फ श्रीलंका के लिए नहीं, तमिलनाडु के छोटे मछुआरों के लिए भी अच्छा है। सही बात है। ये हुआ पहला कदम। और दूसरा अहम कदम है आपसी सहयोग का एक मजबूत ढांचा बनाना। वो कैसे? स्रोत ये सुझाव देते हैं कि एक जॉइंट, मतलब संयुक्त भारत श्रीलंका मत्स्य प्रबंधन परिषद या फिशरीज मैनेजमेंट काउंसिल बनाई जाए। अच्छा, एक काउंसिल, जी। उसमें कौन लोग हों? उसमें दोनों देशों के मछुआरा संगठनों के लोग हों, समुद्री वैज्ञानिक हों और सरकारी अधिकारी भी हों। ये सब मिलकर नियम बनाएं, निगरानी करें और अगर कोई विवाद हो तो उसे सुलझाने में मदद करें। क्या ऐसा कहीं और हुआ है दुनिया में? हाँ, बिल्कुल। ऐसे मॉडल कामयाब रहे हैं। जैसे बाल्टिक सागर के देशों में मछली पकड़ने का कोटा सिस्टम है। नॉर्वे और रूस भी अपने साझा समुद्री संसाधनों को मैनेज करने के लिए मिलकर काम करते हैं, तो हम उनसे सीख सकते हैं। ये तो अच्छा सुझाव है। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा, हम अंतर्राष्ट्रीय कानून का सहारा ले सकते हैं, जैसे हमने पहले बात की थी UNACOLOS की। हाँ, अनुच्छेद 123। जी, उसका अनुच्छेद 123 खास तौर पे पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी जैसे अर्ध संलग्न समुद्रों के लिए ही है। वो कहता है कि ऐसे इलाकों से सटे देशों को आपस में सहयोग करना चाहिए। तो उसके तहत क्या किया जा सकता है? उसके तहत दोनों देश मिलकर तय कर सकते हैं कि कुल कितनी मछली पकड़ी जाएगी, मतलब एक जॉइंट कोटा, या मौसम के हिसाब से अधिकार बांट सकते हैं, या फिर पारंपरिक मछुआरों के लिए मछली पकड़ने के दिन तय कर सकते हैं ताकि बहुत ज्यादा मछली ना निकाली जाए। ये तो हुए नियम और प्रबंधन, लेकिन उन मछुआरों का क्या जो बॉटम ट्रॉलिंग करते हैं? अगर वो बंद होगी तो वो क्या करेंगे? उनकी रोजी रोटी का सवाल है। आपका सवाल बिल्कुल सही है,
और इसीलिए चौथा और बहुत जरूरी उपाय है वैकल्पिक आजीविका, मतलब ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स। अच्छा, यानी मछली पकड़ने के अलावा कुछ और? हाँ, या फिर अलग तरीके से मछली पकड़ना। भारत सरकार अपनी EEZ यानी जो 200 नॉटिकल मील तक का समुद्री क्षेत्र है, वहाँ गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा दे सकती है, ताकि तट के पास दबाव कम हो। बिल्कुल। और स्रोत कुछ नए विकल्प भी सुझाते हैं, जैसे समुद्री शैवाल की खेती, सीवीड कल्टीवेशन। वो भी होता है? हाँ, और मोती की खेती, पर्ल फार्मिंग, या फिर समुद्री पर्यटन, मरीन टूरिज्म से जुड़े छोटे छोटे काम। इनमें काफी संभावना है। लेकिन इसके लिए तो मदद चाहिए होगी। हाँ बिल्कुल, मछुआरों को ट्रेनिंग देनी होगी, उन्हें नई नावों या उपकरणों के लिए आर्थिक मदद देनी होगी, ताकि वो ये नए टिकाऊ काम अपना सकें। टेक्नोलॉजी भी कुछ मदद कर सकती है इसमें? हाँ, तकनीकी समाधान भी जरूरी हैं। स्रोत ये कहते हैं कि सभी नावों पर, खासकर बड़ी वाली पर, GPS ट्रैकिंग और AIS सिस्टम लगाना अनिवार्य कर देना चाहिए। AIS वो क्या है? ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ये जहाज की पहचान और लोकेशन अपने आप बताता है। इससे सीमा उल्लंघन को ट्रैक करना आसान होगा, उसे रोकना आसान होगा, और अगर कोई नाव मुश्किल में फंसे तो उसे ढूंढना भी आसान होगा। ये तो सेफ्टी के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल। और वो कच्चा तिफू वाला मुद्दा, वो तो अक्सर इतना पॉलिटिकल हो जाता है, खासकर तमिलनाडु में। उसको कैसे डील किया जाए? हाँ, वो एक बहुत नाजुक पेंच है, और इसीलिए 5वां जरूरी बिंदु है कच्चा तीवू के मुद्दे का गैर राजनीतिकरण, मतलब इसे राजनीति से दूर रखना। पर कैसे? पहले तो ये मानना जरूरी है कि कानूनी तौर पर 1974 की संधि से द्वीप की संप्रभुता तय हो चुकी है। स्रोत इस बात को भी खारिज करते हैं कि भारत ने इसे श्रीलंका को गिफ्ट में दे दिया था। कहते हैं कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड देखें तो श्रीलंका का दावा मजबूत था। लेकिन जैसा हमने पहले कहा, और यहाँ फिर से जोर देना जरूरी है, मछली पकड़ने के अधिकार अलग चीज हैं। उन पर बात हो सकती है, सहयोग हो सकता है। तो कच्चा तीवू को विवाद बनाने की बजाय? हाँ, उसे विवाद का मुद्दा बनाने की बजाय उसका कोई पॉजिटिव इस्तेमाल सोचें। जैसे उसे दोनों देशों के लिए एक जॉइंट मरीन रिसर्च सेंटर बना दें, या पर्यावरण सहयोग का केंद्र बना दें। ये एक अलग सोच है। और आखिर में छठा उपाय, जो शायद सबसे मुश्किल लेकिन बहुत जरूरी है, वो क्या है? वो है दोनों तरफ के मछुआरा समुदायों के बीच सहानुभूति और समझ बढ़ाना। आपसी समझ। हाँ, तमिलनाडु में सद्भावना के लिए जरूरी है कि श्रीलंकाई तमिल मछुआरों की मुश्किलें भी याद की जाएं, जो उन्होंने वहां गृहयुद्ध में झेली हैं। लोगों के बीच संपर्क बढ़े, शायद वो मानवीय मदद याद दिलाई जाए जो तमिलनाडु ने श्रीलंकाई तमिलों को दी थी। इससे रिश्तों में थोड़ी नरमी आ सकती है। और जो गिरफ्तारियां होती हैं उनका क्या? हाँ, गिरफ्तारियों के मसले पर भी थोड़ा मानवीय रवैया अपनाने की बात स्रोत करते हैं। जैसे हर बार जेल में डालने की बजाय पकड़ो और छोड़ो की नीति अपनाई जा सकती है, या जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाए, खासकर अगर लगता है कि गलती अनजाने में हुई है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये मसला सिर्फ मछली, सीमा या द्वीप का नहीं है। बिल्कुल नहीं। हजारों लोगों की रोजी रोटी है, एक नाजुक समुद्री पर्यावरण का भविष्य है, और 2 पड़ोसी देशों के रिश्ते हैं। और समाधान तभी निकलेगा जब हम थोड़ा बड़ा सोचें, मानवीय बने और सहयोग करें। बिल्कुल सही कहा आपने। और इससे एक जरूरी सवाल भी उठता है, क्या हम कच्चा तीवू और पाक जलडमरू मध्य को हमेशा झगड़े की जड़ ही मानते रहेंगे, या हम इसे आपसी सहयोग और मिलकर प्रबंधन करने के एक मौके की तरह देख सकते हैं? नजरिए का फर्क है। जरूरत है एक ऐसी व्यवस्था बनाने की जो पारंपरिक मछुआरों की आजीविका भी बचाए और समुद्र को भी। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा। अगर हम इसे भारत की बड़ी नीतियों से जोड़ें तो ये मसला भारत की ब्लू इकोनॉमी नीति से जुड़ा है, हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की कोशिशों से जुड़ा है, और भारत की पूरी इंडो पैसिफिक रणनीति से भी जुड़ा है। यानी इस छोटे से दिखने वाले विवाद का हल बड़े लक्ष्यों में भी मदद कर सकता है। हाँ बिल्कुल, एक स्थायी और सहयोगात्मक हल इन बड़े लक्ष्यों को पाने में भी मददगार होगा। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को, आखिर कैसे पक्का किया जाए कि ये जो हमारी साझा समुद्री विरासत है, जिस पर लाखों लोग निर्भर हैं, उसका इस्तेमाल टिकाऊ तरीके से हो? कैसे मछुआरों की आजीविका भी बचे, और कैसे ये छोटे छोटे विवाद हमारे इलाके में शांति, विकास और आपसी सम्मान के बड़े लक्ष्यों पर हावी ना हो? ये